वेलकम फ्रेंड, स्टडी विद एचडी बायोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं एचडी मंसूरी आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी में साइंस की वीडियो। तो हम जो साइंस की सीरीज शुरू कर चुके हैं, आज ये उसका दूसरा वीडियो है। तो आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आज के इस वीडियो में हम डाइजेस्टिव सिस्टम की संरचना और उसकी क्रियाविधि के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात आती है, आखिर पाचन या डाइजेशन का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहली चीज हमें यह पता होनी चाहिए कि मानव एक विषमपोषी प्राणी है। हम बाहर से भोजन ग्रहण करते हैं। हमारा भोजन कार्बोहाइड्रेट होता है, हमारा भोजन प्रोटीन होता है, हमारा भोजन लिपिड होता है। यानी हमारे भोजन में रोटियां होती है, चाहे वो गेहूं की हो, चाहे वो बाजरे की हो, चाहे वो मक्के की हो। हमारे भोजन में प्रोटीन होती है। प्रोटीन हमें दूध से मिलती है, अंडे से मिलती है, मांस से मिलती है, दालों से मिलती है। हमारे भोजन में तेल, घी, चर्बी आदि सभी होते हैं। ये सब के सब जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। इन्हें हमारे शरीर द्वारा अवशोषित नहीं किया जा सकता। यानी हम इन्हें मुंह द्वारा खा तो लेंगे, लेकिन पाचन तंत्र द्वारा ये हमारे रक्त में नहीं जा सकते हैं। इसलिए इन बड़े बड़े अणुओं को तोड़ना पड़ता है। यानी कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना पड़ता है ग्लूकोज के रूप में। इसी प्रकार जो प्रोटीन है, उस प्रोटीन को तोड़ना पड़ता है अमीनो अम्ल के रूप में। इसी प्रकार जो वसा अम्ल है, उसको तोड़ना पड़ता है वसा अम्ल यानी फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के रूप में। तो कहने का अर्थ है कि भोजन के जटिल अणुओं को अवशोषण योग्य सरल अणुओं में तोड़ना ही पाचन कहलाता है। और जो पाचन शब्द है, उस पाचन शब्द का शाब्दिक अर्थ भी तोड़ना ही होता है। तो भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ना पाचन कहलाता है। अब हम अगर मानव की बात करें, तो मानव में हर कार्य करने के लिए अलग अलग तंत्र पाए जाते हैं। तो मानव में पाचन के लिए यानी भोजन के जटिल अणुओं को तोड़ने के लिए जो तंत्र पाया जाता है, उस तंत्र को हम पाचन तंत्र कहते हैं। तो इस वीडियो में हम पाचन तंत्र को कंप्लीट पढ़ेंगे। तो अब हम शुरू करेंगे मानव पाचन तंत्र की संरचना। तो सबसे पहली चीज, मानव का जो पाचन तंत्र है, यह पाचन तंत्र दो भागों से मिलकर बना होता है। पहला भाग है एलिमेंट्री कैनाल या फिर आहार नाल, और दूसरा होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड। सबसे पहली चीज, हमारे मुंह से एक नली शुरू होती है। ये नली मुंह से शुरू होकर ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत से गुजरकर गुदा द्वारा बाहर निकलती है। तो ये जो मुंह से शुरू होकर गुदा तक फैली नली है, इस नली को ही हम आहार नाल कहते हैं। अब पाचन का अर्थ हुआ भोजन को तोड़ना। तो हमारा शरीर कोई गन्ने की मशीन की तरह काम नहीं करता है कि हमने इधर से भोजन डाला और वो उधर से टूटकर बाहर निकलेगा। भोजन का पाचन एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है, और इस जैव रासायनिक अभिक्रिया को करने के लिए कई सारे रसायन चाहिए, जिन्हें हम एंजाइम कहते हैं। और ये एंजाइम विभिन्न पाचक ग्रंथियों द्वारा छोड़े जाते हैं। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे ये पूरी की पूरी एक आहार नाल है। ऊपर हुआ मुख, जहां से भोजन अंदर गया, नीचे गुदा, जहां से अपशिष्ट भोजन को बाहर निकाला गया, बीच में भोजन पचेगा। पचने के लिए कुछ रसायन चाहिए, वो जिन ग्रंथियों द्वारा छोड़े जाएंगे, उन ग्रंथियों को हम कहेंगे पाचक ग्रंथियां। और भोजन पचने के बाद वापस यहीं से रक्त में आ जाएगा, और रक्त इस पचित भोजन को पूरे शरीर में भेज देगा। और भोजन का वह भाग जो पच नहीं पाता है, वो मलाशय में मल के रूप में जमा हो जाएगा, जिसे गुदा नामक छिद्र द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो सबसे पहली बात आती है आहार नाल की। हम हमारी आहार नाल की बात करें, तो हमारी आहार नाल में यहाँ मुख और फिर मुख गुहा, उसके बाद में यहाँ ग्रसनी और ये ग्रसिका, फिर ये आमाशय, ये छोटी आंत और ये बड़ी आंत। तो ये हो गए हमारी आहार नाल के भाग। उसके बाद में पाचक ग्रंथियां, तो मुंह के अंदर 3 जोड़ी लार ग्रंथियां, ये यकृत, यकृत के पास ही पित्ताशय, और यहाँ पर ये अग्नाशय। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे आहार नाल के विभिन्न भागों की। तो आहार नाल का जो सबसे पहला भाग है, वो है मुख। मुख एक छिद्र का नाम है। जैसे ये हमारा मुंह है, तो यहाँ से जिस छिद्र द्वारा हमने भोजन किया, वो छिद्र ही मुख कहलाएगा, वो छिद्र ही माउथ कहलाएगा। माउथ से आगे आती है बकल कैविटी यानी मुख गुहा। तो वो स्थान जहाँ प्रथम बार हम भोजन को रखेंगे, वो हमारी मुख गुहा हो गई।
हमारी मुख गुहा में भोजन को तोड़ा जाता है, उसके लिए यहाँ दांत होते हैं। भोजन को हिलाने के लिए यहाँ एक जीभ होती है और ऊपर ये तलवे द्वारा ढकी होती है। तो तालु, जीभ और दांत ये हमारी मुख गुहा में पाए जाते हैं। हम पाचन तंत्र पढ़ रहे हैं तो हमें दांतों के बारे में पता होना चाहिए, जिनसे सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर हम अपने दांत की बात करें तो सबसे पहली बात, मानव ग्रतदंती है। ग्रतदंती का अर्थ मानव के दांत जबड़ों में होते हैं। एक पूरी जबड़े की संरचना पाई जाती है, उसमें हमारे दांत धसे हुए होते हैं। उसके बाद में अगला शब्द मानव द्विबारदंती होता है, यानी मानव के जीवन में 2 बार दांत आते हैं। पहली बार जो दांत आते हैं उन्हें अस्थायी दांत या फिर दूध के दांत कहते हैं, जिनकी कुल संख्या 20 होती है। और दूसरी बार जो दांत आते हैं उन्हें हम स्थायी दांत कहते हैं, जिनकी संख्या 32 होती है। उसके बाद में विषमदंती, यानी मानव के जो 32 दांत है वो सारे एक जैसे नहीं होते, वो संरचना के आधार पर भी और कार्य करने के आधार पर भी अलग अलग होते हैं। तो इन दांतों को हम, या इस प्रकार अलग अलग दांत पाई जाने के कारण मानव को हम विषमदंती कहते हैं। अब बात आती है मानव में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं। तो मानव में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। सबसे पहले जो दांत है उनको हम कहते हैं कृतनक, यानी इंसीरियर। तो ये जो कृतनक है, उन कृतनक दांतों की संख्या प्रति जबड़े में 4 होती है। दूसरे जो दांत है वो है कैनाइन। कैनाइन या हिंदी में इनको कहें तो रदनक, इनकी संख्या प्रति जबड़े में 2 होती है, यानी 2 नीचे के जबड़े में, 2 ऊपर के जबड़े में। उसके बाद अगले हुए प्री मोलर। तो प्री मोलर दांतों की संख्या प्रति जबड़े में 4 होती है। उसके बाद में मोलर दांतों की संख्या प्रति जबड़े में 6, यानी कुल 12 मोलर दांत पाए जाते हैं। अब यहाँ आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखनी है कि दूध के दांत में प्री मोलर नहीं हुआ करते। तो दूध के दांतों में प्री मोलर नहीं होते और दूध के दांतों में अंतिम मोलर नहीं होता। तो इस प्रकार 12 दांत हट जाने की वजह से दूध के दांतों की संख्या केवल 20 होती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से दांत दूध के दांत में नहीं पाए जाते हैं। तो कृतनक भी होते हैं, रदनक भी होते हैं और मोलर यानी चर्वणक भी होते हैं। अग्र चर्वणक या प्री मोलर दूध के दांतों में नहीं होते हैं। तो ये हो गए मानव के 32 दांत, यानी प्रति जबड़े में 16 दांत। तो इन 16 दांतों का एक दंत सूत्र बनाया जा सकता है। तो वो कैसे बनता है? अगर हम एक जबड़े को 2 भागों में बांट लें तो हम देखेंगे कि एक जबड़े में एक तरफ हमें 2 क्या दिखेंगे? हमें 2 दिखेंगे कृतनक, 1 दिखेगा रदनक, 2 दिखेंगे प्रीमोलर और 3 दिखेंगे मोलर। तो ये एक साइड का, तो ऐसे ही दूसरे साइड भी 2 कृतनक, 1 रदनक, 2 प्रीमोलर और 1 मोलर। तो ये हो गया एक जबड़ा। और एक जबड़े में कुल कितने दांत हो गए? 16। इनको अगर हम गुणा 2 करें तो हमें कुल 32 दांत मिल जाएंगे। तो अगर आपसे पूछे कि मानव का दंत सूत्र क्या है तो 21-23 बटा 21-23 गुणा 2 ये मानव का दंत सूत्र होता है। लेकिन अगर आपको किसी बच्चे के दूध के दांतों का सूत्र पूछे तो दूध के दांतों में दोनों इंसीरियर होते हैं, एक केनाइन भी होता है, लेकिन मोलर 0 होते हैं। सॉरी, प्री मोलर 0 होते हैं। प्री मोलर दूध के दांतों में नहीं होते। मोलर में तीसरा मोलर नहीं होता, यानी 2। तो 2102 बटा 2102 गुणा 2 ये एक बच्चे के दूध के दांतों का सूत्र होता है। ये हो गए दांत। दांत के बारे में आपको एक चीज ये भी ध्यान रखनी है कि जो हमारे दांत है उन दांत के ऊपर एक विशेष प्रकार के पदार्थ की परत पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं इनेमल। इनेमल मानव शरीर का सबसे मजबूत पदार्थ है और यही इनेमल है जिससे दांत मजबूत और चमकदार होते हैं। तो ये हो गई मुख और मुख गुहा। मुख गुहा से भोजन जाता है ग्रसनी में। ग्रसनी आगे जिस नली में खुलती है उसे हम ग्रसिका कहते हैं। ग्रसिका से आगे
एक थैलेनुमा संरचना आएगी। इस थैलेनुमा संरचना को हम आमाशय कहते हैं। तो ये यहाँ हो गई ग्रसिका और ये आमाशय। तो ग्रसिका और आमाशय में बीच में जो छिद्र होता है, इस छिद्र को हम कहते हैं कार्डिया। और इसी प्रकार यहाँ यानी छोटी आंत और आमाशय में जो छिद्र होता है, इस छिद्र को हम कहते हैं पाइलोरस। तो ये छिद्र कार्डिया, ये छिद्र पाइलोरस। तो आमाशय को हम तीन भागों में बांटते हैं। ऊपर का जो भाग है वो है कार्डियक, बीच का जो भाग है वो है फंडस, और तीसरा जो नीचे का भाग है उसको हम कहते हैं पाइलोरिक। तो कार्डियक, फंडस और पाइलोरिक। तो आमाशय के तीन भाग होते हैं। आमाशय में भी ग्रंथियां पाई जाती है। तो आमाशय में कुछ ग्रंथियां होती है जिन ग्रंथियों को हम कहते हैं जठर ग्रंथियां। तो इन जठर ग्रंथियों में मुख्य दो ग्रंथियों का आपको नाम ध्यान रखना है। पहली जो ग्रंथियां, और ये ग्रंथियां अकेली कोशिकाएं होती है। तो जो पहली कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं का नाम है जाइमोजन कोशिकाएं। इन जाइमोजन कोशिकाओं द्वारा, यानी जो पहली कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं को हम कहेंगे जाइमोजन। और जाइमोजन कोशिकाओं द्वारा एक निष्क्रिय प्रोटीन पाचक एंजाइम निकलता है जिसका नाम है पेप्सिनोजन। ये एक निष्क्रिय प्रोटीन पाचक एंजाइम है। और दूसरी जो कोशिकाएं हैं उनको हम कहते हैं अम्लजन कोशिका या ऑक्जेंटिक सेल। तो पहली जाइमोजन सेल जिनसे पेप्सिनोजन, और दूसरी ऑक्जेंटिक यानी दूसरी ऑक्जेंटिक सेल। तो ऑक्जेंटिक सेल से निकलता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या HCl। HCl के कारण ही आमाशय अम्लीय होता है और इसकी अधिक मात्रा के कारण ही हमें एसिडिटी होती है। अब आपको एक ध्यान रखनी है बात, पेप्सिनोजन एक निष्क्रिय एंजाइम था और वो सक्रिय एंजाइम पेप्सिन में बदलता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कौन बदलता है, तो HCl पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदलता है। उसके बाद आमाशय से जो भोजन है वो भोजन जाता है छोटी आंत में। छोटी आंत को तीन भागों में बांटा जाता है, यानी ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। उसके बाद छोटी आंत भोजन का सबसे बड़ा पाचन क्षेत्र होता है। सबसे ज़्यादा भोजन का पाचन यहीं से होता है और अवशोषण भी यहाँ भोजन का सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद में छोटी आंत से आगे भोजन जाएगा बड़ी आंत में। बड़ी आंत लंबाई में तो छोटी आंत से छोटी होती है, लेकिन व्यास में, मोटाई में ये बड़ी होती है। इसके भी तीन भाग होते हैं। इसका जो पहला भाग है जिसे हम कहेंगे सिक्कम या अंदनाल, ये एक अवशेषी अंग है जिसकी कोई विशेष मानव में उपयोगिता नहीं है। इसमें कुछ सहजीवी, सूक्ष्मजीवी या बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इसी से यहाँ आगे निकली होती है अपेंडिक्स, ये भी एक अवशेषी अंग है। उसके बाद ये जो आगे आपको दिखाई दे रही है यह है कोलोन यानी वृदांत्र या बड़ी आंत, जहाँ सबसे ज़्यादा जल का अवशोषण किया जाता है। और तीसरा भाग होता है इसका रेक्टम यानी मलाशय, जहाँ अपशिष्ट भोजन को इकट्ठा किया जाता है। और उसके बाद में जो अंतिम भाग है वो है गुदा, जहाँ से अपशिष्ट भोजन को बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये है हमारी आहार नाल। अब केवल आहार नाल से ही भोजन का पाचन नहीं हो सकता, हमें कुछ पाचक ग्रंथियों की भी जरूरत है। तो ये कुछ पाचक ग्रंथियां हैं जो हमारे पाचन तंत्र में पाई जाती है। तो सबसे पहली जो ग्रंथि है वो है लार ग्रंथि। तो लार ग्रंथि असल में एक नहीं, टोटल 6 ग्रंथियां होती है। 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, अधोजंब, अधोजिह्वा और कर्ण पूर्व। तो 2 2 2 यानी 6। इन ग्रंथियों द्वारा लार छोड़ी जाती है। ध्यान रखना, लार कोई एंजाइम नहीं है। लार में एक एंजाइम पाया जाता है जिस एंजाइम का नाम है एमाइलेज, जिसे टाइलिन भी कहा जाता है। यह एक कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम है। उसके बाद में अगली ग्रंथि जो मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि है उसका नाम है यकृत। तो यह है यकृत या लीवर। तो लीवर 2 भागों में, 2 पालियों में बटा होता है, दाईं पाली और बाईं पाली। दाईं पाली इसकी बड़ी होती है। लीवर के बहुत सारे काम हैं, लेकिन पाचन से रिलेटेड जो सबसे मुख्य काम है
वो है पीत रस का यानी बाइल जूस का निर्माण करना, जो वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद में यकृत से जो पीत रस बनता है उसे आगे पित्ताशय में जमा किया जाता है, और अगली जो पाचक ग्रंथि है वो है अग्नाशय। अग्नाशय जो ग्रंथि है इसका 98% भाग यानी 2% भाग हार्मोन छोड़ता है, लेकिन 98% भाग अग्नाशयी रस का स्राव करता है, और इस अग्नाशयी रस में भी विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। तो अब पाचक ग्रंथियों से आपको ध्यान रखना है, लार ग्रंथियों से लार निकलती है, यकृत पीत का निर्माण करता है, पित्ताशय पीत को जमा करता है, अग्नाशय अग्नाशयी रस का स्राव करता है। तो ये हो गई विभिन्न पाचक ग्रंथियां और इन पाचक ग्रंथियों से निकलने वाले पदार्थ जो पाचन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब आगे हम बात करेंगे पाचन की क्रियाविधि की, यानी भोजन का जो पाचन है वो किस प्रकार होता है। तो पाचन की क्रियाविधि में हमें सबसे पहले देखना है कि भोजन कहाँ कहाँ से गुजरता है और कहाँ कहाँ पर कौन कौन से एंजाइम है या कौन कौन से रसायन है जो छोड़े जाते हैं। तो सबसे पहली बात करें तो हम अपने भोजन को मुंह से ग्रहण करते हैं। तो मुंह तो एक या मुख तो एक छिद्र हुआ, भोजन गया मुख गुहा के अंदर, वहां भोजन को सबसे पहले हमने चबाया दांतों की सहायता से, और लार ग्रंथियों द्वारा छोड़ी गई लार, इस लार के द्वारा भोजन को लसलसा बनाया गया और इसे पचाया गया। लार में एक एंजाइम होता है एमाइलेज, जो इस भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट यानी रोटियों को पचाना शुरू कर देता है। तो अगर पूछा जाए कि भोजन के पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है, तो भोजन के पाचन की क्रिया मुख गुहा से शुरू होती है। मुख गुहा से जो अर्धपचित भोजन यानी जो लुगदी बनती है उस लुगदी को हम क्या कहेंगे, बोलस। तो बोलस क्या होता है, मुंह से या मुख गुहा से जो अर्धपचित भोजन निकला वह अर्धपचित भोजन ही क्या कहलाएगा, बोलस। ग्रसनी और ग्रसिका में न तो खुद की कोई ग्रंथियां होती है न ही इनमें दूसरी कोई ग्रंथियों का स्राव छोड़ा जाता है, इसलिए इन ग्रंथियों की पाचन में कोई भूमिका नहीं होती। बस ये बोलस को आमाशय में भेजने का कार्य करती है। अब आमाशय, आमाशय में हम पहले पढ़ चुके हैं कि HCl होता है, ये भोजन में आने वाले जीवाणुओं को कवकों को नष्ट कर देता है। इसके अलावा पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदल देता है, और आमाशय में शुरुआत हो जाता है प्रोटीन का पाचन पेप्सिन द्वारा। ये एक सक्रिय प्रोटीन पाचक एंजाइम है जो प्रोटीन का पाचन शुरू कर देता है। इसके अलावा दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन को भी पचाने के लिए आमाशय द्वारा एक एंजाइम छोड़ा जाता है जो है रेनिन। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है कि आमाशय द्वारा कौन सा दुग्ध प्रोटीन पाचक एंजाइम छोड़ा जाता है, तो वो है रेनिन। जब HCl बढ़ जाए तो एसिडिटी आमाशय में ही होती है। आमाशय द्वारा जो भोजन है उसको काइम कहा जाता है। मुंह से जो अर्धपचित भोजन निकला उसे हम बोलस कहते हैं, लेकिन आमाशय से जो अर्धपचित भोजन निकला उसे हम काइम कहते हैं। ये काइम कहाँ पहुंचा, ये काइम पहुंचा छोटी आंत में। छोटी आंत भोजन के पाचन का प्रमुख क्षेत्र है। क्यों, तो छोटी आंत में एक तो अपने खुद के रसायन छोड़े जाते हैं जिन्हें हम आंत्र ग्रंथियां कहते हैं। इसके अलावा इसमें यकृत और पित्ताशय द्वारा जो आता है वो पीतरस छोड़ा जाता है, और इसी में अग्नाशय द्वारा अग्नाशयी रस छोड़ा जाता है। यानी एक ही नली होती है पित्ताशय और अग्नाशय से निकलने वाली, उसी से पीतरस भी आता है और उसी से अग्नाशय रस भी आता है। तो एक तो पीतरस, अग्नाशय रस और आंत्र रस, तीनों द्वारा भोजन का लगभग संपूर्ण पाचन छोटी आंत में कर दिया जाता है। छोटी आंत में अंगुली नुमा रसांकुर होते हैं जिनसे भोजन को वापस अवशोषित कर लिया जाता है, यानी पचे हुए भोजन को अवशोषित कर लिया जाता है। यहाँ से ये जो भोजन है बचा हुआ उसे अब हम काइल कहते हैं। तो काइल पीले कलर का एक लिक्विड होता है, यानी इसमें पानी की
बहुत अधिक मात्रा होती है। तो ये जो काइल है यानी बोलस, बोलस के बाद काइम, और काइम अब किस में बदल गया, काइल में। तो ये जो काइल है वो आया बड़ी आंत में। बड़ी आंत जल के अवशोषण का प्रमुख क्षेत्र होता है। यहाँ से पानी को बहुत ज़्यादा अवशोषित किया जाता है। जब किसी व्यक्ति को डायरिया होता है तो डायरिया में उसे दस्त लगती है, उसका कारण यही है कि उसकी बड़ी आंत ने पानी को अवशोषित करना बहुत कम कर दिया है, इसलिए मल के साथ बहुत सारा पानी बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो ये हो गई बड़ी आंत। बड़ी आंत से भोजन, अब अपचित भोजन मल के रूप में गया कहाँ, मल के रूप में गया मलाशय में, और मलाशय से इसे मल के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। अब हम जो भोजन करते हैं उस भोजन में बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं। मुख्य रूप से हम 3 पदार्थ भोजन में अधिक मात्रा में लेते हैं, वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। अब हम देखेंगे कि भोजन के इन तीनों अवयवों का कहाँ कहाँ और कितना कितना पाचन होता है। तो सबसे पहले हम शुरू करें कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का बहुलक है, यानी अंतिम रूप से जब इसे तोड़ा जाएगा तो हमें ग्लूकोज प्राप्त होगी। तो मुंह से हमने रोटी खाई, उसमें कार्बोहाइड्रेट था, मुंह से कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो गया और कार्बोहाइड्रेट को सुक्रोज में यानी डाइसेकेराइड में बदल दिया गया। इसको माल्टोज, सुक्रोज जैसी डाइसेकेराइड में तोड़ दिया गया, और ये तोड़ने का काम किया एमाइलेज में। लेकिन यहाँ पर पूरी कार्बोहाइड्रेट को डाइसेकेराइड में नहीं तोड़ा गया, उसका छोटा सा भाग ही केवल एमाइलेज द्वारा डाइसेकेराइड में तोड़ा गया। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू हो गया, मुख द्वारा। फिर ग्रसनी और ग्रसिका में कार्बोहाइड्रेट का बिल्कुल भी पाचन नहीं होता, केवल उतना ही पाचन होता है जितनी भोजन में लार पड़ी हुई है। उसके बाद में आमाशय, आमाशय में भी कार्बोहाइड्रेट का कोई बहुत ज़्यादा पाचन नहीं होता। तो ये अर्धपचित कार्बोहाइड्रेट आ जाता है छोटी आंत में। छोटी आंत में अग्नाशय रस में दोबारा फिर से बड़ी मात्रा में एमाइलेज होती है। ये एमाइलेज सारे कार्बोहाइड्रेट को किस में बदल देती है, डाइसेकेराइड में बदल देती है, यानी उसको माल्टोज में बदल देती है, उसको सुक्रोज में बदल देती है, उसको लैक्टोज में बदल देती है। फिर आंत्र रस द्वारा, यानी आंत्र द्वारा जो रस छोड़ा जाता है उसमें माल्टेज, शुक्रेज, लैक्टेज जैसे एंजाइमों की सहायता से कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ दिया जाता है और ग्लूकोज के रूप में इसे अवशोषित कर लिया जाता है। ये हुआ कार्बोहाइड्रेट का पाचन। मुख्य रूप से कहाँ कहाँ हुआ, मुख गुहा में और छोटी आंत में। उसके बाद हम बात करते हैं वसा का पाचन। आपको पता होना चाहिए कि वसा अम्ल यानी फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मिलकर बनी है। तो वसा जब टूटेगी तो एक हमें वसा अम्ल प्राप्त होगा, एक हमें ग्लिसरॉल प्राप्त होगा। वसा का पाचन कहाँ कहाँ होता है, तो सबसे पहले हमने मुंह द्वारा जो भी तेल या घी खाया, मुंह में ये नहीं पचता है, तो वसा का पाचन मुख गुहा में नहीं होता, ग्रसनी में भी नहीं होता, ग्रसिका में भी नहीं होता। कुछ मात्रा में आमाशय में होता है, लेकिन पूर्ण रूप से हम नहीं मान सकते। 2-3% आमाशय में जो लाइपेज है उसके द्वारा ये पाचन हो सकता है। मुख्य रूप से वसा का पाचन होगा छोटी आंत में। क्यों? क्योंकि वसा जल में घुलनशील नहीं होती। इस जल में अघुलनशील वसा पर सीधे एंजाइम काम नहीं कर पाते। तो वसा को पचाने वाला कौन सा एंजाइम है, लाइपेज। लेकिन ये लाइपेज सीधे जल में अघुलनशील वसा पर कार्य नहीं कर सकता। इसीलिए पित्ताशय द्वारा यानी यकृत से जो बना है उस पीत रस को छोड़ा जाएगा। ये पीत रस जल में अघुलनशील वसा को मिशेल या फिर हम पायस कहेंगे, पायस में बदल देगा या फिर वसा का पायसीकरण कर देगा। इस पायसीकृत वसा के ऊपर कार्य करेगा लाइपेज जो अग्नाशय रस से निकला है, और इस लाइपेज द्वारा वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल दिया जाएगा, जहां से इसका अवशोषण हो जाता है। उसके बाद में अब हम बात करेंगे प्रोटीन का पाचन। प्रोटीन मुख गुहा से हमने अंडे, दूध, मांस, दाल किसी भी रूप में हमने प्रोटीन खाई। ये प्रोटीन मुख और मुख गुहा में नहीं पचती है, क्योंकि लार में कोई प्रोटीन पाचक एंजाइम नहीं होता।
वहाँ से ये ग्रसनी ग्रसिका में आई। सबसे पहले प्रोटीन का पाचन शुरू होगा आमाशय में। आमाशय में जो प्रोटीन है और प्रोटीन टूटकर अमीनो अम्ल देगी, तो आमाशय में प्रोटीन को एक एंजाइम पेप्सिन द्वारा पचाना शुरू किया जाता है। पेप्सिन प्रोटीन को छोटी छोटी प्रोटीन, जिन्हें हम प्रोटीओज कह सकते हैं, छोटी छोटी प्रोटीन में तोड़ देता है। तो अब आमाशय में क्या हुआ, बड़ी प्रोटीन छोटी प्रोटीन प्रोटीओज में टूट गई। किसकी वजह से, पेप्सिन की वजह से। अब ये आ गई छोटी आंत में। छोटी आंत में अग्नाशय रस में कुछ प्रोटीन पाचन एंजाइम होते हैं। इनका नाम क्या है, इनका नाम है ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन और कार्बोक्सी पेप्टिडेज। तो ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, कार्बोक्सी पेप्टिडेज, लेकिन ये तीनों ही निष्क्रिय एंजाइम है। इनका सक्रिय रूप है ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टिडेज या कार्बोक्सी पेप्टेज। तो इनको सक्रिय रूप में बदलने का कार्य कौन करेगा, एंटेरोकाइनेज। तो एंटेरोकाइनेज जो एंजाइम है, और ये कहाँ से, देखो ये तीनों तो हैं अग्नाशय रस से निकलने वाले, और एंटेरोकाइनेज कहाँ से निकलता है, आंत्र रस से, यानी आंत द्वारा ये निकलता है। तो एंटेरोकाइनेज ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में, काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में बदल देता है। अब ये ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन आमाशय से प्रोटीओज प्राप्त हुआ है, क्योंकि प्रोटीन को पेप्सिन किस में बदल चुका है, प्रोटीओज में। इस प्रोटीओज को ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन छोटे छोटे पॉलीपेप्टाइड में तोड़ देती है, छोटे छोटे पॉलीपेप्टाइड में। और कार्बोक्सी पेप्टिडेज क्या करता है, इस छोटे छोटे पेप्टाइड को अमीनो अम्ल में तोड़ देता है। तो प्रोटीन पूरी तरह से अब पच चुकी है। प्रोटीन का पाचन काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है, बहुत सारे एंजाइम होते हैं, जैसे आमाशय में पेप्सिन, यहाँ ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिनोजन, कार्बोक्सी पेप्टिडेज, और हमें प्राप्त हो गया अमीनो अम्ल। तो कार्बोहाइड्रेट तो पच गया ग्लूकोज में, वसा पच गई वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में, और जो प्रोटीन है उस प्रोटीन का पाचन हो गया अमीनो अम्ल में, और इनका अवशोषण कर लिया जाएगा। तो हम पढ़ चुके हैं कंप्लीट पाचन तंत्र और उसकी क्रियाविधि को। अब ये पाचन तंत्र से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, जिनके उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। तो रेनिन का स्राव कहाँ से होता है, यकृत से, वर्दांत्र यानी बड़ी आंत से, आमाशय से, या फिर मलाशय से। दूसरा, अग्नाशय रस होता है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, या इनमें से कोई नहीं। कुफर कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है, यकृत में, छोटी आंत में, अग्नाशय में, या बड़ी आंत में। एमाइलेज नामक विकर या फिर एंजाइम किस पर कार्य करता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा अम्ल और वसा पर। निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन में कौन बदलेगा, और मनुष्य में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।